The topic of today's discussion is employee engagement and retention in human resource management. This topic comes in the premises of a broadened concept of organizational behavior and organizational development, or you can say it is a foundational and very significant step and area which comes in organizational behavior and organizational development, OD and OB. And the topic name is employee engagement and retention in HRM. बिकॉज ये टॉपिक की इम्पोर्टेंस इस तरह हो सकती इस तरह जाहिर कर सकते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ इंगेज नहीं होंगे और रिटेन और सस्टेन नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो देन देयर इज़ नो OD एंड OB एग्जिस्टेंस विदाउट दिस. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक विद द न्यू स्लाइड. This slide depicts that the first point depicts basically that जो highly engaged employees होते हैं वो सोचते, महसूस करते और एक्ट इस तरीके से करते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि वो उनकी एक बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है कंपनी के साथ. द सेकेंड पॉइंट इज़ वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना मैक्सिमम लाइक जो भी उनके पास नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने में मददगार साबित हो सकें, और वो दूसरों को भी इंकरेज करते हैं कि वो भी अपना 1000% पोटेंशियल कंपनी के लिए यूज़ करें. द थर्ड इज़ वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी का मिशन, विजन और वैल्यूज़ क्या हैं, कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, और फिर एक रियल कनेक्शन, एक रियल ताल्लुक बिल्डअप करते हैं अपने काम के साथ और उस कंपनी के साथ, और वो प्राउड महसूस करते हैं कि वो जो भी जॉब कर रहे हैं उसे करने में. सो इन दीज 3 स्टेप्स में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट और रिटेंशन किस तरीके से हम इसमें असेस कर सकते हैं. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ जो पिछली 40 साल की रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट डिपेंड करती है बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पे जो कि दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअली इंगेज्ड एम्प्लॉयज़. इंटेलेक्चुअली इंगेज एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली बेहतर करते रहते हैं कंपनी को अपने नए और क्रिएटिव आइडियाज़ से और इनोवेशन से, और साथ साथ वो एक आम तौर पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखते हैं कंपनी के साथ और उसके में जो काम करने वाले हैं उनके साथ. इमोशनली इंगेज एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो कि प्राउड महसूस करें, पैशनेट हों, एम्बिशियस हों, एंथुजियास्टिक हों कंपनी को लेके. एंड थर्ड वन इज बिहेवियरल इंगेज एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो कि विलिंगनेस शो करें अपनी जॉब से अबव एंड बियॉन्ड जाके वो अपनी जॉब में, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी कंपनी के लिए कुछ करना चाहें. और वो किस तरह कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को अपने कस्टमर्स की डिलाइटनेस और अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा के कंपनी के साथ अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको इनकरेज करके, और वो एक एज अ एडवोकेट होते हैं, मीन्स कि वो एक वकील होते हैं अपनी कंपनी के बिहाफ पे, और वो रिमेन लॉयल रहते हैं कंपनी के साथ. सो ये 3 पैरामीटर्स हैं एम्प्लॉय की इंगेजमेंट को और रिटेंशिप को गेज करने के. द नेक्स्ट स्लाइड इज क्या फ़र्क है इंगेज और डिसएंगेज वर्कर्स में. ये एक बहुत बड़ी मिथ है और इस मिथ को क्लियर करने के लिए स्लाइड को मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशंस ने कंडक्ट की हैं बहुत सारी रिसर्चेस एम्प्लॉय इंगेजमेंट में, और इन्होंने कैटेगराइज किया है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं इंगेजमेंट के कंपनी के साथ. उसके अंदर नंबर 1 गैलप की जो गैलप एक बहुत बड़ी रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म है जिसने ये बताया है इस टॉपिक को लेके कि आप जो डिफरेंस है इंगेज और डिसएंगेज एम्प्लॉयज़ के दरमियान की जो एक्टिवली इंगेज्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लॉयल होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं कंपनी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, अपनी जॉब के लिए. और जो एंगेज नहीं होंगे वो एवरेज परफॉर्मेंस कहलाएंगे, और जो एक्टिवली डिसएंगेज होंगे वो रूड वॉरियर्स और रिटायर्ड ऑन एक्टिविटीज से मुराद ये है कि रूड वॉरियर्स वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में पाई जाएगी, और वो ड्यूटी पे हैं लेकिन वो फिर भी रिटायर्ड हैं. सेकेंड इज सिप्सन कंसल्टेंसी फर्म जो है उसने बताया है कि जो एंगेज्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जानते हैं कि क्या करना है और वो करना भी चाहते हैं कि किस तरह कि उनके अंदर विलिंगनेस है कि मैं करना चाहता हूँ. डिसएंगेज एम्प्लॉयज़ वो हैं जिनको पता भी नहीं है क्या करना है और वो करना भी नहीं चाहते. एंथुजियास्टिक एम्प्लॉयज़, जो एंथुजियास्ट उन्हें कहा जाता है कि जो कि करना तो चाहते हैं काम बट उन्हें पता नहीं है कि किस तरह करना है, कैसे करना है. और रेनिगेट्स जो कि बागी होते हैं वो जानते तो हैं
कि क्या करना है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते, वो विलिंगनेस है कि उन्हें करना ही नहीं है। तो ये पैरामीटर्स हैं इंगेज्ड और डिसएंगेज वर्कर्स को आइडेंटिफाई करने के। नेक्स्ट स्लाइड इज बिहेवियर्स जो इंगेज और डिसएंगेज एम्प्लॉयज के होते हैं, उनको डिग डाउन किया गया मुख्तलिफ रिसर्चेस के थ्रू। तो जो आउटकम्स आए हैं वन लाइन सेंटेंस में वो ये हैं, इंगेज बिहेवियर्स और डिसएंगेज बिहेवियर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंगेज बिहेवियर्स ऑप्टिमिस्टिक्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फ्यूचर को पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, टीम ओरिएंटेड होते हैं, टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, गोज अबव एंड बियॉन्ड, अपनी जॉब से बाहर निकल के एक्सपेंड करते हैं अपने एरिया ऑफ वर्क को, अपने स्कोप को जॉब के, और ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होते, सेल्फलेस, अपनी ज़ात से निकल के काम करना चाहते हैं, एक पैशन दिखाते हैं कि उन्हें लर्निंग, और उनके अंदर वो पैशन है लर्निंग के लिए। क्रेडिट जो है वो सबको देते हैं, कोई भी सक्सेसफुल टारगेट अचीव करते हैं अगर अपनी जॉब में या डिपार्टमेंट के लिए, तो क्रेडिट सबको देते हैं और ब्लेम खुद पे लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड डिसएंगेज बिहेवियर्स ये हैं कि पेसिमिस्टिक, एक गिव अप वाला एटीट्यूड कि कुछ नहीं हो सकता, ये जॉब बेकार है, कंपनी बेकार है, डिपार्टमेंट बेकार है। सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़ात में ही सोचते हैं, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते। एब्सेंटिज्म, बहुत कभी आ रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं। नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हर चीज़ का एक नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट दिखते हैं। ईगो सेंट्रिक, अनापरस्त होते हैं। मॉनेटरी वर्थ, मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ रही है, मुझे बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, मेरी अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कंपनी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए आगे सोच ही नहीं सकते। क्रेडिट, जो लास्ट पॉइंट है, क्रेडिट खुद ही लेंगे लेकिन ब्लेम सब पे डालेंगे। द नेक्स्ट स्लाइड इज द रोल ऑफ एचआर। एक इंगेजमेंट वाले कल्चर को बिल्डअप करने के लिए एचआर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लीड ले और डिजाइन करे, मेजर करे और एवेल्युएट करे एक प्रोएक्टिव वर्क प्लेस पॉलिसीज को। सबसे पहले पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेंगी जो कि फिर एम्बेडेड हो सकें थ्रू आउट द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे एक प्रोएक्टिव वर्क प्लेस पॉलिसीज हम बना सकें और उनको फिर प्रैक्टिस कर सकें। जब उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आप अट्रैक्ट कर सकेंगे, रिटेन कर सकेंगे उस टैलेंट को जिसके पास स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा साबित हो। द नेक्स्ट स्लाइड इज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ सकती है लेकिन हमें डेली एक्सपीरियंसेस जो है एम्प्लॉयज़ के, उसमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स उनके डायरेक्ट सुपरवाइजर के साथ और मैनेजर्स के साथ कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपीरियंसेस एम्प्लॉयज़ के तभी अच्छे होंगे जब उनका जो रिलेशनशिप है उनके बॉस के साथ, उनके सुपरवाइजर और लाइन मैनेजर के साथ अच्छा होगा। और बिहेवियर्स जो हैं एम्प्लॉयज़ के जो डायरेक्ट सुपरवाइजर के साथ वो इतने ज़्यादा को रिलेट हैं, आप कह सकते हैं इंटरलिंक्ड हैं, कि अगर वो ना हो तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट कभी आ ही नहीं सकती। तो वो लाने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी वो ये दिया गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो एलिमेंट है ये ताल्लुक रखता है कि एम्प्लॉय को असल में चाहिए क्या। आपको वो पहचानने की जरूरत है कि एम्प्लॉय के पास जो है वो क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्लियर रिसोर्सेज होनी चाहिए। एम्प्लॉय क्या दे सकता है, एम्प्लॉय अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है जॉब के लिए, डिपार्टमेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या वो इंडिविजुअली फिट भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, वर्क एनवायरनमेंट के साथ, जो कंपनी का मिशन और जो दूसरे कोवर्कर्स हैं उनकी मेंटेलिटी के साथ, और जो एम्प्लॉय है उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, वो किस तरीके से ग्रो कर सकता है। वो ग्रो तभी कर सकता है जब उसको आप फीडबैक देंगे उसके काम के वाले से और उसे अपॉर्चुनिटीज देंगे सीखने वाली कि वो कहाँ कहाँ लर्न कर सकता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज, कुछ और 4 पॉइंट्स हैं जो कि दिखाते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि किस तरीके से आप एंगेजमेंट के एस्पेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉय जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए उसका उसके सुपरवाइजर के साथ। द नेक्स्ट वन इज, एम्प्लॉय के पास जो वो सारी बुनियादी चीजें होनी चाहिए जिससे वो अपनी जॉब को बेहतर तरीके से कर सके, अपनी जॉब को ऑप्टिमाइज कर सके। एम्प्लॉयज के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो कुछ फैसले कर सके अपनी जॉब में, वो फैसले जिसके बिहाफ पे को उसे कुछ अकॉम्प्लिशमेंट मिल सके। एंड द लास्ट वन इज, एम्प्लॉय के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कुछ फैसले ले सके, उसको ऑटोनॉमी दें, अथॉरिटी दें, ताकि उसको वो ओन करे उस जॉब को, उस कंपनी को और उस डिपार्टमेंट को। द नेक्स्ट स्लाइड इज, एचआर प्रैक्टिसेस का एक बहुत बुनियादी असर होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे, और कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर एचआर प्रैक्टिसेस इन दिए गए पॉइंट्स को अडॉप्ट और अडेप्ट करें अपनी नॉर्मल डे टू डे
पॉलिसीज़ में और प्रैक्टिसेस में। नंबर वन, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक ही जॉब कर करके एम्प्लॉय जो है मोनोटोनस का शिकार हो जाता है, रिलक्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा बोर्डम की तरफ चला जाता है। तो जॉब एनरिचमेंट बड़ी ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट करते वक्त ऐसे टैलेंट को, ऐसे ऐसे बंदे को हायर करना जो कि राइट फिट हो उस जॉब के लिए, उस कंपनी के कल्चर के लिए, डिपार्टमेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिमिलरली सिलेक्शन करते हुए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बूस्ट करती है एम्प्लॉय के मोरल्स, उसके इंटरेस्ट लेवल को और उसकी लर्निंग को। स्ट्रेटेजिक कंपनसेशन भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक ही सैलरी पे आप उसे ट्रेन करते जाएं, उसको नए टास्क देते जाएं, उसका जॉब एनरिचमेंट करते जाएं, लेकिन अगर उसको कंपनसेशन लेवल को आप बेहतर नहीं करेंगे तो वो नहीं टिकेगा आपके साथ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्लियर एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए और उसके बिहाफ पे उनके टारगेट्स जो हैं वो सेट होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड इज, एम्प्लॉयर्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो इंगेजेबल मोमेंट्स को क्रिएट कर सकें अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि अगर आप जहाँ पे अगर आप मोटिवेट करेंगे और डायरेक्शन देंगे एम्प्लॉयर्स को, तो वही बेसिकली इंगेजेबल मोमेंट्स को क्रिएट करने में बेहतर साबित होंगे। वॉटसन वेयर्स वर्क यूएसए की एक रिपोर्ट है जो कि आइडेंटिफाई करती है कुछ फॉर्मल, कुछ ऑफिशियली और कुछ अनऑफिशियली इंगेजेबल मूवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज को जो आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज में ये है कि रिक्रूटमेंट करते वक्त, एज आई टोल्ड यू, ऑन बोर्डिंग करते वक्त परफॉर्मेंस के रिव्यूज आप देते रहें ताकि उनको फीडबैक मिलता रहे कि मैं किस तरह काम कर रहा हूं। अगर उनको फीडबैक बुरे भी अगर मिले रहे तो वो समझ जाएंगे कि मैं इस कंपनी के कल्चर से बेस्ट फिट और बेस्ट मैच नहीं हो रहा हूं, तो मुझे स्विच करना चाहिए। गोल सेटिंग करें, ट्रेनिंग दें, कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनकी सीनियर लीडर्स के साथ। एम्प्लॉय सर्वे जो है वो ज़रूरी है ताकि पता लगता रहे ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्प्लॉयज़ की फीडबैक के बारे में और एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर के माइंडसेट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड इज इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि आप उन्हें कोचिंग दें, मेंटोरिंग दें, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए उनसे डिस्कशन करें, ऑन गोइंग परफॉर्मेंस फीडबैक दें, उनके प्रोग्राम्स, उनकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज भी करें अच्छे या बुरे वे में, ताकि उन्हें पता लगता रहे। कंपनीज में सोशल इवेंट्स बड़े होने चाहिए, गैदरिंग्स हों, मुख्तलिफ डिनर्स होते हैं, पिकनिक्स होती हैं, मुख्तलिफ गेट टुगेदर के मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स और सेशंस होते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय को एक अच्छी फीलिंग आती है, वो ओन करता है, उसकी ऑनरशिप कंपनी को लेकर ज़्यादा बढ़ती है और जो पर्सनल क्राइसिस में आप उनको कितना हेल्प आउट करते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज सिरोटास 3 फैक्टर थ्योरी। सिरोटा जो है उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले जो दो हाईलाइटेड लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखते हैं लोगों के नई जॉब्स में जब वो शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ वो शुरू करते हैं। वो अपने आप को शुरू में बहुत ज़्यादा अपना आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना पोटेंशियल को और अपनी परफॉर्मेंस को, बट ग्रेजुअली आप देखते हैं कि वो उस मोटिवेशन को लूज कर देते हैं। डॉक्टर डेविड सिरोता, एक ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्चर और कंसल्टेंट, वेरी रिनोन्ड एंड रेप्यूटेबल पर्सनैलिटी इन द सब्जेक्ट ऑफ एचआरएम, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसके अंदर उन्होंने देखा कि मोटिवेट करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार हम यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। ये जो इनका काम है वो बेस करता है एक सर्वे पे जो कि 40 लाख लोगों से लिया गया है जो वर्कर्स हैं इस दुनिया के अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें मुख्तलिफ फोकस ग्रुप के थ्रू उन्होंने फीडबैक लिया, इंटरव्यूज किए, केस स्टडीज पढ़ी और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन के थ्रू सिरोता 3 फैक्टर्स थ्योरी जो कि ह्यूमन मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा स्टेपिंग स्टोन का किरदार अदा करती है आपकी वर्क प्लेस को लेके, वो बेस करती है 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। वो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मैं डिफाइन करने से पहले 3 पॉइंट्स को मैं जो है आपके सामने एनलिस्ट करना चाहूँगा। द फर्स्ट इज, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अगर होंगे आपके वर्कर गोल्स के साथ तो वो वर्कर कभी भी इंगेज नहीं हो सकता। सेकंड इज, वर्कर की जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो ऑर्गेनाइजेशन को जरूर मीट करनी है, वरना आपका एम्प्लॉय कभी भी इंगेज नहीं होगा। स्टाफ एंथुजियाज्म जो है वो बड़ा ज़रूरी है कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए, विद इंटरनली और एक्सटर्नली। अदरवाइज अगर स्टाफ में एंथुजियाज्म नहीं होगा तो कंपिटिटिव एडवांटेज आपकी कंपनी कभी हासिल ही नहीं कर सकती। अब वो 3 फैक्टर्स जो कि सिरोता की इन डेप्थ रिसर्च से हासिल हुए हैं एक एंथुजियाज्म को बिल्ड करने के लिए, वो ये है कि नंबर 1, इक्विटी और फेयरनेस होनी चाहिए।
लोग चाहते हैं कि उनको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए वर्क पे। तो इक्विटी वाले और फेयरनेस वाले कल्चर में ही आपके एम्प्लॉयज इंगेज और रिटेन और सस्टेन कर सकते हैं। नंबर 2, अचीवमेंट। लोग चाहते हैं कि वो ज़रूरी और बेहतर काम करें जो कि कंट्रीब्यूट करे जॉब में, डिपार्टमेंट में और कंपनी में, और उनको रिकग्नाइज किया जाए उसके बिहाफ पे। नंबर 3, कमारिडरी। लोग चाहते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो उनके कोवर्कर के साथ, तो वो रिलेशनशिप अच्छा ज़रूर होना चाहिए। द नेक्स्ट स्लाइड इज फैक्टर 1, इक्विटी फेयरनेस को हम थोड़ा इन डिटेल और बयान करते हैं। लोग चाहते हैं कि मोटिवेट रहें, और मोटिवेट रहने के लिए फेयर ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि कंपनी उन्हें प्रोवाइड करे बेसिक कंडीशंस, बेसिक एनवायरनमेंट जो कि उनके फिजियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करे। फिजियोलॉजिकल नीड्स को अगर हम कहें तो उनको वो इन्वायरमेंट दिया जाए, वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पे वो फिजिकली स्ट्रांग हो, उनको मीन्स के जिम्स हों या मुख्तलिफ एक्सरसाइज, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हों। उनकी जॉब में उनको ऐसे उनकी जॉब हो जिसमें वो फिजिकली इंटरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी हो, एक एंथुजियास्टिक को बूस्ट करने वाले एलिमेंट्स शामिल हों। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में ये कहा जाएगा कि कंपनसेशन, इट्स ऑल अबाउट कंपनसेशन, वेदर इट इज़ डायरेक्ट कंपनसेशन, इनडायरेक्ट कंपनसेशन। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है कि कंपनसेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि उनके इकोनॉमिकल जो हालात हैं वो बेहतर रहें। फेयर कंपनसेशन फेयर होनी चाहिए। एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, बेसिकली वर्क कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अदरवाइज लोग जो हैं बड़ी बड़ी सैलरियां छोड़ के उस जॉब को चले जाते हैं अगर वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पे अच्छा ना हो। द नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट। सिरोटा जो है उसने वर्कर से पूछा, बहुत सारे किस्म के वर्कर से पूछा फीडबैक के लिए, जो और फीडबैक जो उसे रिसीव हुई कि आप कितने पार्टिसिपेट हैं, जो उसके क्वेश्चन है कि आप कितना पार्टिसिपेटिव जो है वर्क एनवायरनमेंट है, और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या जो है वो काबिल अमल हैं जो आपको मिली हैं, और आप प्राउड भी फील करते हैं उस कंपनी का हिस्सा होते हुए। तो इन सवालों ने जो है बहुत हेल्प किया लोगों के लिए कि बेसिकली अचीवमेंट का सेंस क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये 4 चीज़ें जो कि दी गई हैं ये ज़रूर शामिल करनी होंगी ताकि अचीवमेंट का पर्पस जो फैक्टर है वो बिल्डअप हो सके उनके एम्प्लॉयज़ में। एक इनेबलिंग वर्क एनवायरनमेंट आपको देना होगा। इनेबलिंग वर्क एनवायरनमेंट के जिसके अंदर जो एम्प्लॉय कुछ करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी जॉब में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू जनरेट करने में फ़ायदा दे सके। तो एक इनेबलिंग वर्क एनवायरनमेंट के जिसके अंदर उसको इख्तियारात हासिल हों कि वो कुछ कर सके। एक चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट उसे दें ताकि वो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमली जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके, अपने पोटेंशियल को और परफॉर्मेंस को। फीडबैक, रिकग्निशन और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन बने जिसका एक जिसमें पर्पस और प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शामिल हों। अदरवाइज बिना पर्पस और बिना प्रिंसिपल्स के ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट कभी भी सस्टेनेबल और रिटेनेबल नहीं हो सकता। द लास्ट वन इज कमरिडरी। Camaraderie basically to build a good relationship between employees with their supervisor and other as well। तो ये पार्टनरशिप कल्चर को बिल्डअप करता है। वर्कर्स चाहते हैं कि उन्हें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और टीम वर्क हो, क्योंकि अकेला बंदा अगर आप एक आदमी को हायर करते हैं और उसे आइसोलेट कर देते हैं, अलूफ कर देते हैं, तो वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। बेशक कितनी अच्छा उसे टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रहे हों, उसको कंपनसेशन भी मिल रही हो, लेकिन अगर उसे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर वो ग्रो कर सके, जिसके अंदर वो कम्युनिकेट कर सके, जिसके अंदर वो अपने ख्यालातों का इजहार कर सके, तो वो कहीं ना कहीं उस मोटिवेशन को लूज कर देगा। तो उसके अंदर ये है कि द फर्स्ट पॉइंट इज पीपल स्किल्स जो है वो बड़ी एक प्रायोरिटी है जो कि आपको बिल्डअप करनी होगी अपने लोगों में, स्पेशली एज अ HR प्रोफेशनल आपके अंदर होनी चाहिए, और उसे फिर आप डेलीगेट करें दूसरे लोगों में भी जो आपकी कंपनी के हैं। एक एम्पैथी वाला एटीट्यूड शो करें, रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन दें एम्प्लॉयज को, और एक्सपेक्ट करें उसी तरीके से जिस तरह से आप चाहते हैं वर्कर से कि वो आपके साथ पेश आएँ, उसी तरह आपको भी चाहिए कि आप उनके साथ पेश आएँ। इनकरेज करें इंटरेक्शंस को, और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बिल्डअप करें उनके लिए। सोशल अपॉर्चुनिटीज़ में यह है कि उनको जैसे कि अगर कोई अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाह रहा है तो उसको वो आप फैसिलिटी दें कि आप उसको रीइंबर्स करें जो भी उसका अमाउंट फीस का बनेगा, कि वो आगे अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू कर सके। साथ साथ उसे टाइम दें कि अगर वो क्लासेस लेना चाहता है मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून में, तो उसको वो टाइम दें।
इसके अलावा थर्ड वन इज एक पॉजिटिव टीम बिहेवियर्स बिल्डअप करें। क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शन, फोर्थ इज क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शन और टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको इंकरेज करने की ज़रूरत है। यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपस में उनका इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनके टास्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए ताकि क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आपस में काम कर सकें, क्योंकि अगर आइसोलेशन में या साइलोस में काम करेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती। द लास्ट वन, एज ए एचआर प्रोफेशनल आपको डिपार्टमेंट के मैंडेट्स और उनकी प्रैक्टिस को रेगुलरली रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि उससे ये साबित हो सके कि क्या कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है आपस में डिपार्टमेंट्स के, तो उनसे, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो उनकी अप्रोच और उनका मैसेज आपको सामने नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।